हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है वैल्यूज ऑफ एपीसी, एमपीसी, एपीएस एंड एमपीएस। सेपरेटली ये वाला जो टॉपिक है हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स, लेकिन एक बार इन सबको साथ में पढ़ना भी ज़रूरी था, इसीलिए आज की क्लास में लेके आया हूँ। और इसमें से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 नंबर के। सो आज की क्लास के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि इन चारों में से नेगेटिव कौन से हो सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू किन की हो सकती है, और ज़ीरो कौन से हो सकते हैं, और ज़ीरो और 1 के बीच में कौन कौन से टर्म्स हो सकते हैं। तो इनको समझने का एक सिंपल तरीका है, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है नेगेटिव, मतलब इन चारों में से कौन कौन सा नेगेटिव हो सकता है। तो स्टूडेंट्स याद कीजिए, ए पी सी की अगर हम बात करते हैं तो सी अपॉन वाई इसका फॉर्मूला था, और हमेशा फॉर्मूले से ही आपको ये जवाब देने हैं, इससे आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और याद कीजिए स्टूडेंट्स, टेबल। तो हमने ये पढ़ा हुआ था कि जो इनकम का टेबल है वो 0 से शुरू होता था और 100 से शुरू होता था, फिर 200, 300 इस तरह से कॉलम जाता था। अब कंजम्पशन का कैसे शुरू होता था, ज़ीरो इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे थे, तो 40 कंज्यूम कर रहे थे। उसके बाद कंजम्पशन भी बढ़ रहा था, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी, तो 120 हो गया। ठीक है। और उसी तरह 200 हो गया, तो 80 से कंजम्पशन बढ़ रहा था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पूछा है, यह पूछा है कि क्या एपीसी कभी नेगेटिव हो सकता है। तो नेगेटिव कोई फ्रैक्शन कब होगा, जब ऊपर वाला टर्म माइनस में होगा और नीचे वाला टर्म प्लस में होगा। तो स्टूडेंट्स, वाई तो प्लस में रहता है हमेशा, लेकिन क्या कभी सी माइनस में हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि माइनस में सी हो, हमने कंज्यूम कुछ भी नहीं किया और बल्कि एक्स्ट्रा ही कहीं से आ गया? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए इसका आंसर है नो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ये कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है। एपीएस की बात करें, बिल्कुल ये माइनस में हो सकता है। अब स्टूडेंट्स देखिए कैसे, यहाँ पर जब इनकम 0 थी, कंजम्पशन 40 था, तो ये तो -40 थी। सेविंग्स सेविंग्स कितनी थी, -40। और यहाँ पे देखिए -20 थी। तो दूसरे वाले कॉलम में अगर आप देखें तो बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे कि एस जो था वो माइनस में था और वाई प्लस में था। तो ऐसे में तो जो फ्रैक्शन है वो माइनस का रिजल्ट देगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं यस, जब कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है सेविंग जो होगी वो तो नेगेटिव ही होगी। और बिफोर बीईपी, बीईपी मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट, हमने पढ़ा था डायग्राम में, है ना। जब दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं उसको बीईपी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, दोनों का आंसर आपको समझ आया। उसी तरह एमपीसी में देख लेते हैं, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन सेविंग। ठीक है, चेंज इन इनकम, सॉरी। तो ये इनकम जो है ये तो बदलेगी, पॉजिटिव होगी, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन कंजम्पशन चेंज होके कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। ये भी हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जब भी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता है जितनी इनकम बढ़ती है। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे नो, एज चेंज इन सेविंग कैन नेवर बी मोर देन चेंज इन इनकम। अब ये क्या लिखा हुआ है, देखिए, एमपीसी का नेगेटिव होना, जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या है कि सेव ज़्यादा कर रहा है आदमी। मतलब जितनी इनकम उसने बढ़ी है, उसकी बढ़ी है, उससे ज़्यादा सेविंग बढ़ गई है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि खर्चा भी तो करेगा ना। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है। एमपीएस में स्टूडेंट्स, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, क्या इनकम बढ़ने से कभी ऐसा हो सकता है कि सेविंग माइनस में चली जाए? नहीं। तो चेंज इन इनकम अगर पॉजिटिव है तो सेविंग भी पॉजिटिव ही रहेगी। तो इसका आंसर भी आपको लिखना है नो, एज डेल्टा सी कैन नेवर बी मोर देन डेल्टा वाई। बिल्कुल। चलिए, अब अगला पॉइंट करते हैं स्टूडेंट, जीरो वाला। इनमें से कौन कौन से जीरो हो सकते हैं, तो जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए, क्या ऊपर जीरो था कभी भी? नहीं था ना। तो कोई भी फ्रैक्शन जीरो तब होता है जब ऊपर जीरो हो, नीचे कोई भी नंबर हो। तो यहाँ पर कंजम्पशन जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आदमी खाएगा ही। तो इसीलिए ये जीरो नहीं हो सकता। एपीएस ये हो सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर तीसरे वाले पॉइंट पे देखिए, जितनी इनकम हो रही है उतनी ही कंजम्पशन हो रही है, तो सेविंग जीरो पहुंच गई। क्लियर है। तो इसीलिए जब सी और वाई बराबर होते हैं एट बीईपी, तो वहां पर जीरो हो सकती है एपीएस। क्या एमपीसी कभी जीरो होगी? देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एमपीसी जो है इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। ठीक है। मतलब क्या कंजम्पशन
ज़ीरो मतलब चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर आपकी इनकम बढ़ी तो क्या आपकी कंजम्पशन जो है वो ज़ीरो बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे यस लिखा है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशंस में क्या होता है, आदमी थोड़ी सी कंजम्पशन बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है, इसका मतलब जब सारा का सारा पैसा बचा लिया गया हो। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपकी इनकम लगातार बढ़ती रहती है, मान लेते हैं आपकी इनकम हर साल बढ़ी या हर 6 महीने में आपकी इनकम बढ़ती है, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आप जितना खर्चा अभी तक बढ़ाना चाहते थे उतना आप बढ़ा चुके हैं। अब आप कहते हैं कि अब मैं जो भी इनकम बढ़ेगी उसको मैं सेव करना चाहता हूँ, तो उस केस के लिए यहाँ पे लिखा है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ पर आप यस भी लिख सकते हैं। लेकिन नॉर्मल सिचुएशंस में क्या होता है, आदमी थोड़ा अपना खर्चा बढ़ाता ही है, ठीक है। और यहाँ पर एमपीएस भी हो सकती है, जब डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, मतलब क्या ये ज़ीरो हो सकता है, तो सेविंग ज़ीरो तब होगी स्टूडेंट्स जब इनकम जो बढ़ी है वो सारी की सारी खर्च कर दी जाए, ठीक है। तो ऐसा भी केस होता है। तो यहाँ पर हम दोनों को यस मान के चलेंगे, नो नहीं मानेंगे, ठीक है। क्या वन हो सकती है? अब इसका मतलब क्या है, देखिए, इसका मतलब है कि क्या सी अपॉन वाई बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है स्टूडेंट्स। एक टाइम ऐसा भी आया था कि सी जो था वो ज़्यादा चल रहा था इनकम से, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इनकम ज़्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट भी आता है जिसमें जितना कमाया जाता है उतना सारा खर्च कर दिया जाता है, इसीलिए एपी सी जो है वो हमेशा वन उस केस में आएगी। क्या एपीएस कभी वन आ सकती है? इसको भी देख लेते हैं। क्या कभी ऐसा पॉइंट आया था जिसमें इनकम जितनी थी उतनी सेविंग थी? ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया था स्टूडेंट्स, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इनकम के बराबर सेविंग आ जाए, ज़्यादा नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। तो नो, एज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू इनकम, ठीक है। कंजम्पशन तो थी इनकम के बराबर, लेकिन सेविंग नहीं हो सकती। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या कभी बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है स्टूडेंट्स। चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन जो है वो बराबर हो सकता है। याद रखिएगा, ये तब का केस है, ये थोड़े से यहाँ पे यस जो लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसे केसेस हैं जो नॉर्मल केसेस नहीं होते। अब यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स में क्या मान के चल रहे हैं कि जितनी इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी इनकम बढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिलहाल के लिए यस लिख देना, क्योंकि ऐसे केस अगर एक भी केस है जिसमें इनकम बढ़ी है और सारी की सारी खर्च करने लग गए हैं, तो यस तो करना ही पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई, तो इसका मतलब क्या ये वन के बराबर हो सकता है? तो मतलब जितना चेंज हुआ, ठीक है, तो ये उतना का सारा आपने सेव कर लिया, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लास्ट पॉइंट और कर लेते हैं जिसमें आपको दिया गया है स्टूडेंट्स, मोर देन वन। तो मोर देन वन कब होता है? कोई भी फ्रैक्शन एक से ज़्यादा कब होगा स्टूडेंट्स? जब ऊपर की जो वैल्यू है, मतलब सी की जो वैल्यू है इस केस में, वो ज़्यादा होगी और वाई की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर तो हमने देखा था ना कि सी की वैल्यू स्टार्टिंग में ज़्यादा थी और वाई की कम थी, तो इसीलिए मोर देन वन हो सकता है। लेकिन सेविंग कभी भी मोर देन वन नहीं हो सकता, क्योंकि एस कभी वाई के ऊपर नहीं जाता है। उसी तरह डेल्टा सी और डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी कभी ज़्यादा हो सकता है, मतलब डेल्टा सी ज़्यादा होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मतलब इनकम जितनी बढ़ रही है, क्या उससे ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ सकती है? नहीं। मान लेते हैं इनकम आपकी 100 रुपये बढ़ी है, तो क्या कंजम्पशन 150 से बढ़ सकती है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कंजम्पशन बढ़ेगी, लेकिन इनकम से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी कभी भी। तो इसीलिए यहाँ पर आपको लेस देन वन ही लिखना है, ये कभी भी वन से ज़्यादा नहीं होती है। सेम केस सेविंग के साथ भी है स्टूडेंट्स। आपकी इनकम बढ़ी 100 रुपये, तो आप उसमें से 150 रुपये कैसे बचाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर भी ये कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होता है। तो आई होप अब आप समझ पाए होंगे स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको कहाँ से निकालने हैं, उनके जो फॉर्मूले हैं उससे निकालने हैं। और फॉर्मूले के साथ आपको एक टेबल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था, जो आप लास्ट क्लास में भी जो मैंने कराया है वो भी आप देख सकते हैं। तो वो टेबल की वैल्यूज़ अगर आपको याद है, तो आप बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चंस 100% सही करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।